हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वह था माइनर। आज की क्लास में हम बाकी बचे हुए दोनों पॉइंट्स अनसाउंड माइंड एंड डिसक्वालिफाइड बाय लॉ ये दोनों डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइनर थोड़ा लेंदी टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में, हु इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। So the answer is 3 persons are not capable of entering into a contract which are minor, unsound mind and disqualified by law. Minor we had already discussed. तो आज हम बात कर रहे हैं unsound mind की और इसके बाद हम बात करेंगे disqualified by law की। तो आइए देखते हैं unsound mind क्या है। Unsound mind is a person who is unable of understanding the contract and who is unable of making a rational judgment। ऐसा व्यक्ति जो अनुबंध को समझ नहीं सकता, अनुबंध को समझने में सक्षम नहीं है एंड एट द सेम टाइम सही और गलत का विवेक उसमें नहीं है, वे रैशनल जजमेंट नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को अनसाउंड माइंड कहा गया है। ऐसा कोई भी पर्सन हु इज नॉट एबल टू टेक द रैशनल डिसीजन, ही कैन नॉट जज एंड ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट और नॉट, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज अनसाउंड माइंड person. So unsound mind person cannot enter into a contract. Now see, there are two types of people. Contract by a person usually of unsound mind. So there are two types of people, usually of sound mind and usually of unsound mind. Usually of sound mind means most of the times a person remains sound mind, but temporarily because of some intoxication or because of some fever, he is unsound mind for a temporary period of time. And there are persons who are usually unsound mind, but sometimes they come in their senses and they are sound mind. So usually unsound mind and usually sound mind. तो बेटा आपको क्या समझना है, at the time of entering into a contract, a person must be sound mind. जो व्यक्ति usually sound mind है, वह जब unsound mind होगा temporarily, उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यूजुअली साउंड माइंड है तो साउंड माइंडेडनेस के समय वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेम वे जो पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड है, वो यूजुअली अनसाउंड माइंडेडनेस के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट टेम्परेरली व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। What does it say? It means at the time of entering into a contract, a person must be sound mind. भले ही वो इस कैटेगरी का हो या उस कैटेगरी का हो, but at the time of entering into a contract, the person must be sound mind. I hope it is clear to you. Now we move towards the next point, which is types of unsound mind. कितने प्रकार के अनसाउंड माइंड के व्यक्ति होते हैं जिनका मस्तिष्क सही से काम नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन्स? फर्स्ट इज इडियट। इडियट वाला जो पर्सन है, ये जो नाम है इडियट, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज permanently disabled, unsound mind to enter into a contract. That means idiot person जो है, the person who is mentally disordered by birth cannot enter into a contract. So that means he is not able to enter into a contract because he is treated as permanently unsound mind. ठीक है बेटा? So the next point is lunatic. ल्यूनैटिक ऐसा पर्सन है जो बाय बर्थ नहीं है, बाय बर्थ ही इज नॉट अनसाउंड माइंड, बट बिकॉज ऑफ सम मेंटल डिजीज, कोई ब्रेन का डिजीज हुआ, कोई दिमागी बुखार हुआ, कोई ब्रेन डिजीज होने के कारण
वह व्यक्ति ल्यूनैटिक हो गया है, वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड हो गया है। लेकिन ये जो स्टेज है, इट इज़ अ डिजीज, सो इट कैन बी ट्रीटेड विद द मेडिसिन, सो इट इज़ अ टेम्पररी डिसऑर्डर. That means when the person is unsounded, I mean he is not of sound mind, he cannot enter into a contract. But when he is sound minded, when the disease is cured, जब उसने medicines ले ली, medication के बाद उसकी disease cure हो गई, that time he can enter into a contract. So that means it is a temporary phase. Then the third point is if a person is drunken or he is intoxicated. अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से इंटॉक्सिकेटेड है, ड्रग्स, अल्कोहल, कुछ भी उसने कंज्यूम कर रखा है, तो ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद the person becomes unsound mind because his mental abilities are clouded. Why? Because of intoxication. कुछ भी अल्कोहल लेने के बाद या ड्रग्स लेने के बाद उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वह रैशनल जजमेंट नहीं ले पाता है. कोई व्यक्ति हमेशा बिल्कुल परफेक्ट रहता है, सुबह टाई वाई लगा करके ऑफिस जाता है, लेकिन रात को अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उसे अपने घर का रास्ता ही याद नहीं रहता है. सो दैट पर्सन व्हेन ही इज अंडर द इफेक्ट ऑफ सच इंटॉक्सिकेशन और अल्कोहल, he is not able to enter into a contract because at that time he is known as unsound mind. लेकिन वैसे जब sound mind है, it is also temporary phase. जब intoxicated नहीं है, उस समय वह contract कर सकता है. Next point is hypnotized. Hypnotized person. What is hypnotism? Hypnotism is artificially induced sleep. आपने देखा होगा मूवीज में जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि लोगों को इंड्यूस्ड, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्लीप देते हैं फॉर सम ट्रीटमेंट ऑल्सो, बट सम पीपल यूज इट फॉर फ्रॉड्स ऑल्सो. सो अगर कोई व्यक्ति हिप्नोटिज्म के अंडर है, हिप्नोटिज्म के इम्पैक्ट में है, that person is also known as unsound mind at that time and he is not able to enter into a contract. But again, hypnotism is also a temporary phase of unsoundedness. Now next is mental decay. बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में या फिर बहुत सालों तक बेड रिडन रहने के बाद, बीमार रहने के बाद, कभी कभी पर्सन की जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो डीके हो जाती हैं. बहुत ज़्यादा ओल्ड पर्सन है या 10 सालों से बेड रिडन है, तो सोचने समझने की शक्ति, रैशनल जजमेंट करने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है. तो अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति का मेंटल डीके हुआ है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, उसको लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा शॉक लगा है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी थी उसमें आग लग गई, किसी के घर में कोई यंग सन था जिसकी डेथ हो गई, किसी भी कारण से अगर उसे कोई मेंटल शॉक लगा है और उसका मेंटल डीके हो गया है, सो दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ही विल बी नोन एज अनसाउंड माइंड पर्सन. ठीक है बेटा, तो ये आपने 5 टाइप्स देखे: इडियट, ल्यूनैटिक, ड्रंकन या इंटॉक्सिकेटेड, hypnotized and the person with mental decay. So these are the types of unsound mind person. Now students, the agreement with unsound mind person is completely void. It is completely void. But it is valid for providing the necessities of life. अब आप सोचिए, चाहे पर्सन अनसाउंड माइंड है लेकिन रोटी तो खाएगा, कपड़े तो पहनेगा, तो जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं वे एग्रीमेंट्स वैलिड हैं. बट अदरवाइज ऑल अदर एग्रीमेंट्स विद अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड आर वॉइड एग्रीमेंट्स. अब स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक बात को समझिए. मैंने आपसे कहा कि there are 2 types of persons which are usually of sound mind and which are usually of unsound mind. अब देखिए, burden of proof किसके पास है? Who carries the burden of proof? मान लीजिए एक पर्सन है जो साउंड माइंड है, यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, और यह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता.
तो दिस पर्सन वांट्स टू rescind the contract. Now, when this person wants to rescind the contract on the basis of unsound mindedness, that means वो ये कहना चाहता है कि मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब मैं साउंड माइंड नहीं था। तो इस केस में क्योंकि ये व्यक्ति यूजुअली साउंड माइंडेडनेस है, यूजुअली ये साउंड माइंड रहता है, इसलिए इसको प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ इसके पास है कि वह यह प्रूव करे कि जिस समय मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय मैं साउंड माइंड नहीं था, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाहता हूं, क्योंकि कोर्ट उसे अदरवाइज क्या मानकर चल रही है, साउंड माइंड। बट इफ ही वांट्स टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज टू प्रूव दैट I was unsound mind at the time of entering into a contract. जबकि जो पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड है और ये रिसेंड करना चाहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता है इस बेसिस पर कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तब मैं अनसाउंड माइंड था, मैंने अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर्सन के पास नहीं है, because court will consider him as unsound mind since he remains usually unsound mind. इस केस में यदि यह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है, रिसेंड करना चाहता है यह बोलकर कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय मैं अनसाउंड माइंड था, तो इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी पार्टी है उसे यह प्रूव करने की जरूरत है कि यह पर्सन झूठ बोल रहा है और यह कॉन्ट्रैक्ट के समय साउंड माइंड था, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता हूं। दैट मीन्स साउंड माइंड होने का प्रूफ इसे देने की जरूरत नहीं है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू बर्डन ऑफ प्रूफ। जो पर्सन यूजुअली साउंड माइंड है उसे अनसाउंड माइंड था यह प्रूफ करने की जरूरत है। जो पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड रहता है उसे मैं अनसाउंड माइंड था यह प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सामने वाली पार्टी ये प्रूव करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट के समय यह साउंड माइंड था। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। यूजुअली जो जैसा है हम उसे वैसा ही ट्रीट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड पॉइंट विच इज अनसाउंड माइंड। Now, capacity of parties, as I told you, there are 3 points: minor, unsound mind and disqualified by law. Now we come to the third point, which is disqualified by law. So in disqualified by law, there are 5 types of people. These are the people who have been disqualified by law. They are declared disqualified by law. इन्हें कानून के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ये कौन कौन से लोग हैं देखिए। एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का क्या मतलब है? Alien is a person who is not the citizen of India, but he is residing in India. So he is not the citizen of India. And why enemy? Because if there is a war between our country and the country to whom he belongs to, इन दोनों countries के बीच में अगर कोई war है, so that person will be known as alien enemy. अब देखिए, जब तक alien friend है तब तक तो it is allowed to enter into a contract with him, but if he is alien enemy, क्योंकि हमारी कंट्री और उसकी कंट्री के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गई है, इन दैट केस हम उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और जो ऑलरेडी चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट है उसे हमें सस्पेंड करना पड़ेगा। जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर देंगे क्योंकि वॉर चल रही है तो वह कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर स्टॉप हो गया। अब मान लीजिए कुछ समय के बाद हमारी कंट्री और उस कंट्री के बीच में वॉर फिनिश हो जाती है, देयर इज नो वॉर। नाउ व्हाट विल हैव टू डू, द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया का सिटीजन है, he will have to take permission from the government to carry on the same कॉन्ट्रैक्ट कि वो जो एग्रीमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने सस्पेंड किया था डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की वजह से, क्या हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं,
otherwise a person will have to make the fresh contract. बट जितने समय तक वॉर रहेगा हमारा किसी दूसरी कंट्री के साथ, वॉर के समय हमारी कंट्री ओरिजिन का जो सिटीजन है वे उस कंट्री की सिटीजन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट इज फॉरेन डिप्लोमैट्स। फॉरेन डिप्लोमैट्स मीन्स अगर फॉरेन से कोई भी एम्बेसडर्स आते हैं, डिप्लोमैट्स आते हैं इंडिया में, it is not like that they cannot enter into a contract in India. They can enter into a contract, but they have the privilege not to be sued in our country. That means आप यदि किसी फॉरेन डिप्लोमैट के साथ, किसी फॉरेन एम्बेसडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वे आपको फ्रॉड दे देते हैं या आपके साथ किसी भी प्रकार से डिसीव करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो आप उनके अगेंस्ट हमारी कंट्री में केस फाइल नहीं कर सकते। इसलिए हमने इन्हें डिस्क्वालिफाइड की कैटेगरी में लिखा है। दे आर अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट द प्रॉब्लम इज if you face any problem, you will not be able to file a suit against foreign diplomats or ambassadors in our country because they have this privilege. Third point is artificial person. आप जानते हैं artificial person कौन होता है? You know it very well. Company. Company is an artificial person created by law. तो अब आप कहेंगे कि कंपनी कैसे डिस्क्वालिफाइड हो गई? कंपनी के साथ तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं लोग। Yes, कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो फिर मैंने डिस्क्वालिफाइड में क्यों बताया आपको? क्योंकि बेटा आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि कंपनी केवल वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, जो कंपनी का चार्टर होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो अलाउड हो वही कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर सकती है। अगर कोई कंपनी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है जो कि कंपनी के MOA में मेंशन नहीं है, मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है, तो उसे क्या कहलाया जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सो इफ अ कंपनी गोज beyond memorandum of association and enters into any kind of contract which is not mentioned in MOA of the company, memorandum of association of the company, and specifically the object clause of memorandum, those contracts will be known as doctrine of ultra virus and those contracts will not be qualified. इसलिए हमने इसे disqualified by law की कैटेगरी में रखा है। अगर कंपनी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है which is allowed, which is mentioned in MOA, then there is no such problem. Now the next point is insolvent. जिस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जा चुका है, the person who has been declared as insolvent, that person also is not allowed to enter into a contract, क्योंकि उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो तो अब कोर्ट के पास है। कोर्ट विल डिसाइड कि उसकी लाइबिलिटीज उसके असेट के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो उसके असेट्स को किस प्रकार से पे ऑफ करने के लिए, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए यूज़ करना है। ऐसे केस में इंसॉल्वेंट भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, ही विल बी नोन एज डिस्क्वालिफाइड। लेकिन यदि उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज मिल जाता है कोर्ट से कि आप यह इंसॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि इसकी जितनी भी असेट्स थी हमने वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए यूज कर दी है, नाउ ही हैज गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज, in that case the person will not be known as insolvent anymore and then he can enter into a contract. लेकिन जब तक वह पर्सन दिवालिया है, insolvent है, bankrupt है, तब तक he cannot enter into a contract. Now the next point is convicts, कैदी, जो पहले से ही जेल में है। जो लोग जेल में हैं वे ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, they cannot enter into a new contract. At the same time, they cannot file a suit against anyone in the existing contract. जो पहले से कोई existing contract चल रहा था उसमें file a suit भी नहीं कर सकते।
They cannot file a sue in the existing contract also, क्योंकि वे लोग ऑलरेडी कैदी है, कॉन्विक्ट्स हैं। लेकिन जब वे छूट जाएंगे जेल से, जब उनका जो प्रिजनमेंट का टर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और उन्हें टिकट ऑफ लीव मिल जाएगा, दैट नाउ you are not imprisoned anymore, now you are free. After that they can carry on the previous contracts also and they can enter into a new contract also after their imprisonment term is over. So there are 5 people: alien enemy, foreign diplomats, artificial persons, insolvents and convicts who are disqualified by law. They have been declared disqualified by law to enter into a contract. केवल नाम पर मत जाइएगा, रूल समझिएगा, नहीं तो आप सोचेंगे how company is disqualified. I gave you the reason. Company is not disqualified, but company is disqualified only for those contracts which are not mentioned in the MOA of any organization, any company. So these were the 5 points. Ab students, capacity of parties chapter is completed. We have done minor, unsound mind and disqualified by law. यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, ध्यान रखना माइनर पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना, since minor is a long question and specifically if I am talking about Rajasthan University this time, so you get 20 marks long question, so 20 marks में it is little difficult that you get disqualified by law or unsound mind, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथ नहीं है। माइनर पे फोकस करना या फिर पूरा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज करके भी एक क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम्स में आता है। दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, सो यू डू इट। आफ्टर दिस चैप्टर मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहती हूँ, जबकि मुझे आपको ये स्टेटमेंट फर्स्ट क्लास में बताना चाहिए था, बट समहाउ आई मिस्ड इट, इट स्किप्ड ऑफ माई माइंड. So I thought today I will tell you, after completing this chapter, I will tell you this statement also. So today I am going to tell you one more statement which is in Latin language, which is ignorantia juris non excusat. It goes this way, listen again students, ignorantia juris non excusat. What does it mean? Ignorantia is ignorance of, juris means law, non excusat is not an excuse. Ignorance of law is not an excuse. Ignorantia juris non excusat. अगर आपको लॉ की जानकारी नहीं है तो यह पनिशमेंट से बचने का कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं है. If the first question, when you study business laws, mercantile laws, why we have to study law? So students, you have to study law because if you do not have the knowledge of law, it is your problem. It is not the excuse of preventing from any kind of punishment. अगर मुझे लॉ की जानकारी नहीं है और मैंने ऐसा कोई काम कर दिया जो कि इल्लीगल है, तो मुझे स्पेयर नहीं किया जाएगा यह कहकर कि ओ इन्हें तो जानकारी ही नहीं थी. कि मान लीजिए एक व्यक्ति कोई चोरी करता है और पकड़े जाने पर कहता है कि अच्छा चोरी करना अपराध है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो इसलिए चोरी कर ली, मुझे तो पता ही नहीं था कि चोरी करना गलत है. तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं. आई एम ड्राइविंग अ 2-व्हीलर. मैं किसी गांव से आई जहां गांव में 2-व्हीलर चलाते समय हेलमेट लगाना कंपलसरी नहीं है. मैं जब जयपुर आई तो मैं 2-व्हीलर ड्राइव कर रही हूँ विदाउट वेयरिंग अ हेलमेट. अब मुझे ट्रैफिक पुलिसमैन पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैडम आप साइड में आइए, आपने वो नहीं लगा रखा है, हेलमेट नहीं लगा रखा है. तो मैं साइड में आई उनके पास और मैंने कहा कि अच्छा सर, क्या जयपुर में हेलमेट लगाना कंपलसरी है वाइल ड्राइविंग अ 2-व्हीलर? I was not aware of this. I was ignorant. I was not aware. I was ignorant. तो मुझे ट्रैफिक पुलिसमैन क्या कहेंगे? नंबर 1, केस 1 इज, ओहो मैडम कितनी भोली हैं आप, आपको पता ही नहीं था, आपको तो जानकारी नहीं थी. आपको जानकारी नहीं थी तो आप पर कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई चालान नहीं कटेगा, आप जा सकती हैं. दूसरा केस,
मैडम आपको जानकारी नहीं थी तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हेलमेट लगाना कंपलसरी है। आप चालान भरिए, अगली बार आपको अपने आप याद रह जाएगा। तो क्या सही है इन दोनों में से? डेफिनेटली द सेकंड केस, क्योंकि ट्रैफिक पुलिसमैन क्या कहेगा? वो ये कहेंगे कि भाई आपको चालान देना पड़ेगा, आपको नहीं पता था कि हेलमेट लगाना है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। इसलिए स्टूडेंट्स यू शुड नो लॉ। आप लोग कल को अपना बिजनेस खोलेंगे, कोई स्टार्टअप, या आप अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे, या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी को एज अ मैनेजर ज्वाइन करेंगे, सभी केसेस में, या आप सीए करेंगे, सीएस करेंगे, लेकिन हर केस में ही इनमें से आप कुछ भी करें, आपको बिजनेस चलाने के लिए जो नियम बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं, उनकी जानकारी ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है, अगर आप इग्नोरेंट हैं, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ आपके लिए कभी भी एक्सक्यूज का काम नहीं करेगा। You will have to face penalty or punishments or both. So be aware about the law, keep studying, do well. In the next class we'll start with the new chapter which is known as free consent. So the next feature was, remember, after capacity the next feature was free consent. So in the next class we'll meet you for free consent. Till then, bye.